Good morning, students. Students, we are on chapter number 3, Sultans of Delhi, and in this class, we will complete this chapter and our last dynasty also. So, our last dynasty is the Lodi dynasty. पिछली क्लास में हम लोगों ने सईद डायनेस्टी पढ़ ली थी। सईद डायनेस्टी के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले खिजर खां देखे थे। खिजर खां फिर उसके जो लास्ट रूलर थे उनको बहलूल लोदी वॉर में हरा देते हैं इन 1451। ओके, सो बहलूल लोदी जब एक नई डायनेस्टी को स्टडअप करते हैं वो है लोदी डायनेस्टी। एंड लोदी डायनेस्टी में मेजर हम 3 रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है बहलूल लोदी, फर्स्ट रूलर है, एंड ही अपॉइंटेड लॉयल अफगान नोबल्स एज द गवर्नर्स टू ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस। उसने अपने काम को संभालने के लिए अफगान नोबल्स को अपॉइंट किया था। एंड उसकी जो सल्तनत थी, इनकी सल्तनत पंजाब से लेकर बिहार तक थी। कहाँ पंजाब है, कहाँ पर बिहार है, वहाँ तक इनकी सल्तनत थी। आफ्टर बहलूल लोदी हु बिकेम द नेक्स्ट रूलर सिकंदर लोदी। एंड सिकंदर लोदी ने क्या किया था, सिकंदर लोदी अपने आप सिकंदर लोदी एज अ केपेबल रूलर उभर के आए थे। ऐसा नहीं है कि कोई नेक्स्ट रूलर हैं तो सक्सेशन की वजह उनके बेटे हुए या उनके सन इन लॉ हुए इस वजह से बन गए। सिकंदर लोदी ने खुद को केपेबल रूलर प्रूव किया एंड ही ब्रॉट जौनपुर एंड बिहार अंडर हिज रूल। और बिहार के जो और अदर एरियाज से उसको भी उन्होंने अपने अंडर में लाए। एंड बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर मेजर्स उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। Now after that we will discuss he was succeeded. Sikandar Lodi was succeeded by Ibrahim Lodi and he was the last ruler of Lodi dynasty. So here come 2 questions. Who was the founder or who was the first ruler of Lodi dynasty? Bahlool Lodi. Who was the last ruler of Lodi dynasty? Ibrahim Lodi. Now अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट रूलर की बात करें तो बी पहले आता है एंड अगर लास्ट रूलर की बात करें तो बी के बाद ही आई आता है। तो बी मीन्स फर्स्ट रूलर एंड आई मीन्स लास्ट रूलर। अब एस का मतलब ये नहीं कि सिकंदर हम लास्ट रूलर बना दे, बी आई की बात है यहाँ पर हो रही है। नाउ इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट रूलर एंड उन्होंने अपने आप को थ्रोन पे बिठाया था, बैठे थे 1517 एंड उन्होंने अफ़गान रूलर का सपोर्ट नहीं मिला था। उन्हें बहुत अच्छे केपेबल रूलर थे बट जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक अच्छे से रूल ओवर नहीं हो पाता है। तो क्या हुआ, उनकी फाइनली दौलत खान, इसी टेरिटरी की बात हो रही है यहाँ पर, दौलत खान रहते थे। उन्होंने बाबर को इनवाइट कर लिया कि आ जाओ, आप इंडिया के अंदर आ जाओ और इनको हरा दो। तो बाबर आए। बाबर मीन्स फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। सो बाबर अपनी आर्मी के साथ, आर्मी ऑफ 10,000 डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 3 बैटल हुए हैं पानीपत के। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर अपनी 10,000 की सेना लेके इंडिया में आए और उन्होंने लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हराकर मुगल डायनेस्टी अब इंडिया में आ गई थी, जो कि आई थिंक सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर एक पीरियड को पढ़ते हुए, हर एक डायनेस्टी को पढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने चालुक्यास देख लिए थे, पांडवास देख लिए थे, उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत देखा है एंड हमारा जो दिल्ली सल्तनत है वो स्टार्ट हो रहा है 1206 से और एंड हो रहा है 1526 तक। और 1526 में इसलिए एंड हो रहा है क्योंकि इसके बाद दूसरी डायनेस्टी आ जाती है, वो है मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी रूल करेगी। सो द लास्ट रूलर ऑफ लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी इज इब्राहिम लोदी। एंड वो किस बैटल में हार जाते हैं, किससे लड़ते हुए, बाबर से लड़ते हुए। उन्हें खुद ही इन्वाइट किया था, बाबर को इन्वाइट किया गया था इंडिया में ऑक्यूपाई करने के लिए कि आप ये इनको हरा दीजिए। सो इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526। सो अब किसकी डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी रूल करेगी, मुगल डायनेस्टी। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। क्या क्या हुआ था इन दोनों के पीरियड के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। Alright, so our next topic is administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. So इसमें किस तरीके से इन दोनों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने एम्पायर को एडमायर किया है, एडमिनिस्ट्रेशन किया है उसका, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. सो यू हैव टू टेक योर बुक and I am reading the paragraphs also and explaining, so it will be easier to you.
सो आप लोग बुक लेके रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए हम ये देखेंगे, किंगडम एज वॉज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड अ रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द किंगडम। बिल्कुल, इतना बड़ा साम्राज्य है, दिल्ली साम्राज्य है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गवर्नर्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए जो पूरे एम्पायर को अच्छे से संभाल सकें। रादर दैन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एज गवर्नर, बहुत ही बुद्धिमान लोगों को उन्होंने गवर्नर चुनने के बजाय क्या किया, उन्होंने स्पेशल स्लेव्स जो कि बंदागन जिसे बोलते हैं उन्हें अपॉइंट किया, जो कि बहुत ही ट्रेंड थे, केयरफुली ट्रेंड थे, एंड उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी किंगडम में। उन्होंने गवर्नर बनाने के लिए एरिस्टोक्रेट्स पर भरोसा न करके किस पे भरोसा किया, बंदागन पे। ये एक तरीके से दास होते थे। नाउ द सुल्तान ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट हेविली अपॉन देम। बिल्कुल, अगर सारे के सारे काम बंदागंज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम बंदागंज कर रहे हैं, तो जो राजा था वो पूरी तरीके से बंदागंज पे डिपेंडेंट था हर काम के लिए, छोटे मोटे काम से लेके बड़े काम भी अगर हम बोले तो। खिलजीज एंड तुगलक्स ने भी कंटिन्यू टू यूज़ बंदागन। खिलजी, ये टाइम पीरियड पहले का हम बता रहे हैं, जब इन दोनों का टाइम पीरियड आया तो उन्होंने भी बंदागन को अपॉइंट करना यानी इन्हें भी कंटिन्यू करना ज़्यादा बेटर समझा। दीज बंदागन वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर। बिल्कुल, कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस दे दी गई है बंदागन्स को। द पैट्रनेज ऑफ दीज पीपल बाय द दिल्ली सल्तनत ऑल्सो शॉक मेनी एलाइट्स। सो जो उच्च पद पे बैठे होते थे ना, नोबल्स जिन्हें हम बोलते थे, तो वो लोग बंदागन की देशभक्ति देख के खुद चौंक गए कि वैसे तो ये दास हैं, अगर वो चाहते, ये बंदागन चाहते तो खुद की एक यूनाइटेड, खुद सारे यूनाइटेड होके किंग के खिलाफ कुछ भी कर सकते थे। जो कि हमने स्लेव डायनेस्टी में भी दासों की तरीके से राज हुआ है, पर बहुत ही ज़्यादा देशभक्त थे ये लोग, जिनकी देशभक्ति देख के जो एलाइट्स पीपल थे वो भी चौंक गए थे। नाउ अब हम देखेंगे मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर चूज़ किया था बाद में, लाइक द अर्लियर सुल्तान्स द खलजीज एंड तुगलक्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरी। तो जिस तरीके से पहले के जो राजा हैं उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर्स के तौर पे रखा, उसी तरीके से तुगलक और खलजीज ने भी रखा। ये बस कंपैरिजन बताया जा रहा है, पहले क्या चलता था, खिलजीज ने भी वही कंटिन्यू कर रखा है। ओके, अब दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ताज। ज़मीनों को इक्ताज कहा जाता था। देयर होल्डर्स कॉल्ड इक्तदास। इक्ताज गवर्नर लैंड एंड इक्तदास मतलब जो इस ज़मीन का मालिक है, इक्तदास और मुक्तीज। द ड्यूटी ऑफ मुक्ति, अब मुक्तीज की मतलब इन जो लैंड है उनके मालिकों की ड्यूटी क्या होती थी, इक्तदास और मुक्तीज की, दैट the duty of muktis was to lead military campaign wherever the sultan needed। कभी भी कोई भी समस्या आ जाए, कभी भी कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है, देन इक्तदास और मुक्तीस को मिलिट्री कैंपेन करने पड़ते थे राजा के कहने पर, कहीं पर भी, wherever। So they also paid the soldiers इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विस। अब इन्होंने मेहनत की, कभी भी मिलिट्री कैंपेन्स में चले जाते तो इनकी मेहनत के लिए जो इन्हें पैसे मिलते थे ना, वो रेवेन्यू एज अ सैलरी। वो कहाँ से मिलते थे, द ड्यूटी ऑफ इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू एज सैलरी। मतलब टैक्स लेते थे वो और लोगों से, और वो क्या है, उनकी सैलरी है। अब ये तो हो गए मुक्तीज का काम। अब सोल्जर्स को भी तो पैसे मिलेंगे ना जो लड़ाई में लड़ रहे हैं। नाउ दे ऑल्सो पेड द सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू। अब जो ये रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया है ना, उसी से इनकी खुद की सैलरी भी जाती थी, और उसी से जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनकी भी सैलरीज जाती थी। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज नेसेसरी इफ़ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड। मुक्तीज को देखभाल की मतलब देख रेख कि कहीं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अगर उन्हें थोड़े टाइम के लिए इक्ताज बनाया जाता है तो इन पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी थी, कहीं ये अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा न उठाने लग जाए। मान लिया मिलिट्री कैंपेन में उन्होंने खूब सारा रेवेन्यू कलेक्ट किया और सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, तो ये क्या है, इन पर अगर हम नज़र नहीं रखेंगे तो ये एक तरीके से घूसखोरी कर सकते थे।
सो अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट, बिल्कुल देखिए अकाउंटेंट रख दिया टू चेक द अमाउंट रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तीज़। यहाँ मेरी बात को एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि मुक्तीज़ पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, सैलरी इसी से लेते हैं, तो हो सकता है कभी ज़्यादा ले लें, तो इस वजह से इन पर नज़र रखने के लिए अपॉइंट किया था अकाउंटेंट्स को। नाउ नोबल्स वर ऑफ तुर्किश और अफगान ओरिजिन, जो नोबल्स थे वो कहाँ से आते थे, अफगानिस्तान एंड तुर्की साइड से आते थे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है। पावरफुल नोबल्स हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑन, बिल्कुल जो पावरफुल नोबल्स थे, मतलब ताकतवर थे, जो बहुत ज़्यादा क्लेवर थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट कब्जा जमाए रखा था इंपॉर्टेंट सीट्स पर, जैसे गवर्नर हो गए, कमांडर्स हो गए, उन सीट्स पर। द चीफ नोबल हेडेड वेरियस डिपार्टमेंट, जो सबसे ऊपर वाला नोबल होता था वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देखता था। ऑब्वियस सी बात है, जैसे चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर बहुत सारे कामों को देखते हैं, भले वो बांट दें लोगों में, बट काम तो वो सारा का सारा खुद ही देख रहे हैं। द वज़ीर क्या है, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। आज का प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर होता है, पर प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर कौन, राजा के नीचे कौन है, वज़ीर, और वज़ीर क्या है, प्राइम मिनिस्टर उस टाइम का। आज का तो सिर्फ हेड माना जाता है प्राइम मिनिस्टर्स को। ओके, मिनिस्टर नॉट मिनिस्टर्स। ही केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा हुआ है, जितने रेवेन्यू आ रहा है, कितना लोग इसको दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, ये सारी की सारी जो भी पैसे की देख रेख है वो वज़ीर देख रहा है हमारा। द काजी वॉज द किंग्स एडवाइज़र ऑन द रिलीजियस मैटर, बिल्कुल जैसे पुजारी होते हैं कि पंडित जी अच्छा मुहूर्त कब है शादी का, या फिर पंडित जी मैं इस बार पास हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, या फिर पंडित जी मेरे कितने नंबर आएंगे, तो हम किससे पूछते हैं, हमारे पंडित जी से पूछते हैं। अब यहाँ पर ये सुल्तान्स हैं, तो इनके जो रिलीजियस बिलीव्स थी, या फिर हम कह दें कि रिलीजियस मैटर्स थे, उन पर वो किससे सलाह लेते थे, काजी से सलाह लेते थे। द अरीज़े मुमालिक वॉज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ऑल आर्मी, इस पर्सन को या इस जो तख्ता है, पदवी है, ये सारी की सारी आर्मी देखता था। नाउ अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द कलेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर हिज कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सारा का सारा स्टेट रेवेन्यू एंड कलेक्शन किसके कंट्रोल में आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में आ जाता है। द राइट ऑफ लोकल चीफ्स टू लेवी टैक्सेस कैंसल्ड, they were forced to pay taxes. The sultan's administration measured the land and kept accounts. हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देख लिया था कि किस तरीके से उन्होंने जो ज़मींदार थे उनको मना कर दिया था। वो कोई भी ज़मींदारी टाइप नहीं है, सारी की सारी पावर किसके हाथ में है, राजा के हाथ में है। उसने 3 पार्ट्स में टैक्सेस को डिवाइड कर दिया था। पहला था कल्टीवेशन में, जिसे खराज बोला जाता था, जो कि 50% होता था पूरे अमाउंट का। पहले की स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर दूसरा उन्होंने लगाया है कैटल पे, मतलब जो जानवर थे उन पर टैक्स लगाया है, और तीसरा उन्होंने टैक्स लगाया था हाउसेस में। मैंने 3 बॉक्सेस की हेल्प से पिछली क्लास में पढ़ा दिया है आपको। So now we will move forward. Large part of the subcontinent remained outside of the control of Delhi Sultanate. It was difficult to control distant provinces. Even rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas for only short duration. तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट पे इन लोगों का अधिकार था। छोटे मोटे जो कुछ क्षेत्र जो छूट गए थे ना, उन पे इन्होंने रूल तो किया, बट कुछ टाइम के लिए, क्योंकि पूरा इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में बहुत ज़्यादा श्रम लगता है, बहुत ज़्यादा पावर लगती है लोगों की। तो इस वजह से उन लोगों ने एक पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ में ही रूल किया, कोशिश की थी, बट शॉर्ट टाइम के लिए उन्होंने वहाँ पे रूल किया। नाउ बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ द मुगल एम्पायर।